सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। I am Ritik, second year MBBS student currently studying at AIIMS New Delhi. I secured an All India rank of 67 in NEET 2024 and I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship. The correct way to revise NCERT in the last 60 days. So, see, let's suppose कि आप chemistry पढ़ रहे हो, तो physical chemistry is very much like physics. उसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. You have some formulas, you have some concept. वो आपको अगर आता है तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. देन बात आती है इनऑर्गेनिक की एंड ऑर्गेनिक की. तो ऑर्गेनिक में बात करें तो ऑर्गेनिक इज स्टिल काइंड ऑफ बेटर इन दिस केस कि ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं और उन मैकेनिज्म्स को आपको फॉलो करना है. तो वो मैकेनिज्म्स फॉलो करने के बाद आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, मतलब रिएक्शन आपका कंप्लीट हो सकता है. बट इनऑर्गेनिक में केस ये है कि देयर आर सम ट्रेंड्स, कुछ ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ चीज़ें हैं जो फैमिलीज में कॉमन चीज़ें चल रही हैं. बट वहीं पे दिक्कत है कि हर चीज़ में एक्सेप्शंस हैं. तो इसका देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. और कोई कुछ आपको बोलो, कोई भी कुछ आपको कुछ भी बोले, दैट इज नॉट इफेक्टिव. बट एक ही सॉल्यूशन है, रिपीटिशन. एंड इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज स्पेस्ड रिपीटिशन. जैसे लेट्स सपोज कि आज आपने पढ़ा 1 घंटे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी इनऑर्गेनिक की. उसके बाद आपको यू हैव टू गो कि 1 घंटे बाद उस टॉपिक में जितने भी एक्सेप्शन थे वो मैं दोबारा पढ़ूंगा. एंड उसके बाद 1 वीक बाद आपको फिर से वो चैप्टर खोलना है, एक्सेप्शंस को फिर से रन थ्रू करना है एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना. एंड इसके बाद 1 मंथ बाद, तो ये जो आपने किया, अभी पढ़ा, 1 घंटे बाद किया, 1 हफ्ते बाद किया, 1 मंथ बाद किया. This is a very good strategy to fix it in your head. And one more thing you can try is कि जो भी exceptions हैं उसको before bed, मतलब सोने से पहले quickly go through. आप एक short notes टाइप का बना लो कि ये exceptions हैं जो frequently asked हैं, तो वो आप बार बार रिवाइज करोगे तो that will go into your memory. And this is the only वे. लाइक क्वेश्चंस करोगे आप तो भूल जाओगे कि क्वेश्चन ये किया था, ऑप्शंस ये थे, कंफ्यूज हो जाओगे. बट अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीटली गो थ्रू इट, बार बार रिपीट करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी फिक्स इन योर मेमोरी. तो देयर इज वन थिंग, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन. तो द मोर यू गो थ्रू इट, द मोर यू रिवाइज इट, द मोर देयर इज अ चांस दैट इट इज गोइंग टू योर परमानेंट मेमोरी. So this was how you would revise chemistry. And moving on to our question here. So our question was the correct way to revise NCERT in the last 60 days. So in the last 60 days, first thing you have to do is, अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा किताबें पढ़ रहे हो, कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, यू हैव टू ड्रॉप इट. जो भी आपने मटेरियल, कंसाइज मटेरियल तैयार किया है अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी, ओनली दैट यू हैव टू रीड. तो सबसे पहले आपको कंसाइज मटेरियल प्लस एनसीईआरटी, तो दैट यू हैव टू रीड अलॉन्ग साइड. तो द करेक्ट वे टू रिवाइज एनसीईआरटी इज नॉट कि एनसीईआरटी खोल ली एंड न्यूज़पेपर की तरह पूरा लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़ रहे हैं. In bio में तो you have to do it line by line. Inorganic is also like, but हाँ, there are some important lines, मतलब जहाँ information है that you have to read. अब फालतू की चीज़ें हैं कि why are halogens known as halogens, तो वो आपने एक बार पढ़ लिया, वो आपको पता है कि क्यों है, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना. Halogens are salt formed, that is why they are called halogens. तो दैट इज वन पॉइंट कि एक बार आपने वो पढ़ लिया तो वो दैट इज यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट. बट ऐसा है कि सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टी है तो ये तो आप भूल जाओगे. तो दैट यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन.
तो आपको एनसीईआरटी में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी वही चीज़ें पढ़नी है जो आप भूल रहे हो। तो द करेक्ट वे टू रिवाइज एनसीईआरटी इन द लास्ट 60 डेज, फर्स्ट थिंग इज आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, मार्क्ड और अनमार्क्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंसाइज मटेरियल, जो आपने साल भर में जो भी शॉर्ट नोट बनाए हैं या जो भी मार्किंग्स की है एनसीईआरटी में ही, जो भी पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं, मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि कुछ भी आप गलती करते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं आपको, खासकर बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी में एक खाली जगह होती है साइड में, वहाँ आप ये सब लिख लिया करो, ताकि जब आप लास्ट के 1 मंथ में जब आप रिवाइज करने जाओ तो यू हैव ईज, आपको आसानी हो रिवाइज करने में पूरी एनसीईआरटी। तो स्टिक टू एनसीईआरटी एज द बाइबल, रीड एवरी लाइन ऑफ बायोलॉजी, तो यू हैव टू गो लाइन बाय लाइन। फिर एग्जाम्पल्स को आपको स्किप नहीं करना है, नॉट एट ऑल, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल से, तो आपको कितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हो, कितनी भी कोई भी आपने तिगड़म भिड़ा लिया, बट अनलेस एंड अनटिल आपको एग्जाम्पल नहीं याद है, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल स्किप नहीं करने हैं आपको, एंड जो भी आपने फुट नोट्स या फिर साइड में जो भी आपने लिखा है हेडर एंड फुट में, वो आपको पढ़ना है। वो वही चीज़ें हैं जो आपने गलतियाँ की हैं पिछले टेस्ट में। तो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि जो भी आप टेस्ट में गलतियाँ करते हो, वो आप एनसीईआरटी में जाओ, उस लाइन को पढ़ो, उस लाइन को एनालाइज करो कि ये क्यों गलती हुई है, मुझे आता नहीं था। अगर ऐसा आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इसको भूल जाऊँगा, तो उसको आप साइड में लिख लो। यहाँ पर टेक्स्ट है एंड यहाँ पे खाली जगह होती है एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर उस चीज़ को कंसाइज करके लिख लो। तो दैट विल बी helping you in the future when you have you have to do revision and जो हाईलाइटेड लाइंस है, ऐसा नहीं करना है आपको कि हर लाइन में दो दो वर्ड हाईलाइट कर लिए, पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही हाईलाइट कर ली। उससे ये होगा कि जब आप पढ़ने जाओगे दोबारा, तो देयर विल बी अ रिपल्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, आप पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपको। ये एक चीज़ थी कि स्टिक टू एनसीईआरटी, स्टिक टू योर कंसाइज मटेरियल। उसके बाद है कि डोंट रीड एनसीईआरटी लाइक अ न्यूज़पेपर। मतलब आप एनसीईआरटी खोलिए, आपने पढ़े जा रहे हो लाइंस, कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है, व्हाई इज इट देयर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल। तो या तो आप एक्टिव रिकॉल पढ़ने के बाद कर सकते हो या पढ़ने के पहले कर सकते हो। आई वुड प्रेफर पढ़ने के पहले। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक चैप्टर खोला, उसका फर्स्ट पेज, अब आपने फर्स्ट पेज खोला, उसमें आप देखो कि क्या क्या टॉपिक्स, 2-3 सब टॉपिक्स तो होते ही हैं हर पेज में, सब टॉपिक्स देखो। अब पेज बंद कर दो, पेज बंद कर दिया आपने। अब उसमें देखो क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं। यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं, ट्राई टू रिमेंबर दैट। अब आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, तो अब आप देखो कि पेज खोलो दोबारा, अब आप देखो कि क्या क्या आपने मिस कर दिया। द थिंग हियर इज दैट कि एक्टिव रिकॉल आपने कर लिया, अब आपको जो चीज़ें दिमाग में सेट हुई थी पहले वो याद आ गई। अब आप दोबारा पढ़ोगे तो जो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से स्टोर्ड थी, जो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से सेट थी, वो और स्ट्रांग हो गई और पोटेंशिएट हो गई। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन इन विच synapses, like basically memory is stored in synapses. So the more you go through this, more and more synapses are formed, and जो memory है वो strong होती जाएगी, and recovery is also faster that way. तो active recall कर लिया आपने, तो जो चीज़ें आपके पास पहले से थी वो तो strong हो गई। अब आपको वो देखना है कि आपसे क्या याद नहीं किया गया, मतलब क्या आपको याद नहीं आया, वॉट यू कुड नॉट रिमेंबर, उसको देखो कि, एंड ऑल्सो कि कुछ चीज़ें आपने गलत याद कर ली, कुछ एग्जाम्पल्स गलत कैटेगरी में थे, वो आपको सही जगह पे लाने हैं, तो वो आपको देखना है। एंड आपने एक बार देख लिया, अब आपको ये देखना है कि कहाँ अब फिर से मैं गलती कर सकता हूँ, क्या चीज़ मेरे को फिर से दोबारा याद नहीं आएगी। तो वो आपको दोबारा या तो एक मिस्टेक बुक में लिख लो, या फिर एनसीईआरटी में बगल में ही साइड में लिख लो
और अगर आपने हाईलाइट नहीं कर रखी ऑलरेडी एनसीईआरटी तो आप बस हाईलाइट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने हाईलाइट नहीं कर रखा है तो इफ दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हाईलाइट, तो आप जब दोबारा एनसीईआरटी पे नजर डालोगे तो जो आपने इस टाइम पे गलती की वही सिर्फ हाईलाइटेड रहेंगी। तो आपने रिकॉल किया, आपने फिर गलतियां ढूंढी, तो ये एक मेथड हुआ। तो दिस इज बेटर बिकॉज जो आपके पास पहले से स्टोर्ड नहीं था उसके पास आप फोकस कर रहे हो, कि जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं था उस चीज पे आप फोकस कर रहे हो। बट एक और तरीका होता है कि आप पढ़ने के बाद एक्टिव रिकॉल करो। इसमें क्या होगा कि देयर इज अ शॉर्ट कमिंग कि आपने अभी अभी पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें आपको याद रहेंगी, तो उसमें आप ये शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाओगे कि क्या क्या चीजें मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई हैं या नहीं। दिस इज यू कैन ट्राई इट। अगर एक्टिव रिकॉल फर्स्ट मेथड नहीं हो पा रहा है तो दिस सेकंड मेथड यू कैन ट्राई, बट आई वुड प्रेफर फर्स्ट मेथड पर्सनली। फिर एक और चीज आती है कि क्वेश्चन ओरिएंटेड रिविजन करना है। यू डोंट हैव टू कि कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लिया रैंडमली। यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स कि लेट्स सपोज कि पीवाईक्यू में इस चैप्टर से पिछले 5 साल में 5 क्वेश्चन आए हैं एंड दूसरा चैप्टर है जिससे पिछले 10 साल में फिर 2 ही क्वेश्चन आए हैं। तो वो जिस जिस चैप्टर से पिछले 10 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं वो आपको क्यों पढ़ना है अभी? पहले पूरा सिलेबस हो जाए, जब आपके इंपॉर्टेंट हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स हो जाए उसके बाद आप पढ़ोगे ना। वो जो छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड उतना पीवाईक्यू वेटेज नहीं है, तो उसको आपको बाद में करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज एनसीईआरटी अलोंग विद पीवाईक्यूज। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज कर ले हैं लास्ट 10 ईयर्स के। एंड जो आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आपने देखा, अब आपने देखा कि कहाँ आया है। ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको देखना है किस टॉपिक से हैं, कहाँ ये लाइन है और क्या एप्लीकेशन इन्होंने बनाया कि इन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। तो यू हैव टू गो टू दैट एंड दोबारा से आपको पूरा टॉपिक देखना है कि इस तरह के लाइन से कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर एक और चीज़ है टाइम डिवीजन। तो आप टाइम कितना दे रहे हो दिन में? बायोलॉजी के लिए आई से 50% टाइम तो दो, केमिस्ट्री 30 और यू कुड से 25, फिजिक्स ऑल्सो 25। अगर आपके बेसिक्स एवरेज हैं, लाइक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी वीक, तो यू कैन गिव मोर टाइम टू फिजिक्स। बट बायोलॉजी को एटलीस्ट 40 to 50% टाइम तो आपको देना है, बिकॉज देयर इज अ वेटेज। जितना वेटेज है एटलीस्ट उतना टाइम तो दो। केमिस्ट्री इज 25-30, मतलब इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि इतना ही देना है, बट यू कैन स्विच इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। फिर टाइम आपने डिवाइड कर लिया। फिर लास्ट के 60 डेज में आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 2 साइकिल ऑफ रिविजन तो करनी है। कि फर्स्ट थिंग आपने 60 डेज का जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड कर लिया 15-15-15 में। उसके बाद फर्स्ट 15 डेज में आपने चैप्टर्स डिवाइड कर लिए, कुछ 11th के, कुछ 12th के, कुछ 11th के रिलेटेड चैप्टर्स और कुछ 12th के रिलेटेड चैप्टर्स, जैसे प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी एक साथ ही पढ़ोगे तो दैट इज देयर। मॉर्फोलॉजी भी डाइवर्सिटी के साथ ही पढ़ोगे तो दैट इज देयर कि एक स्लॉट में आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए, अब दूसरे स्लॉट में आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए। तो इन 30 डेज में आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेनी है और साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ लेने। उसके बाद आपका लास्ट 1 मंथ का टाइम आया। इसमें आप रिवीजन को उतना ज़्यादा टाइम मत दो जितना आपने सेकंड लास्ट मंथ में दिया, बिकॉज हेयर यू हैव टू फोकस मोर ऑन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड लाइक बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट इन द एग्जाम। तो ये जो है, तो लास्ट के जो 2 स्लॉट्स हैं इसमें यू हैव टू डू अ क्विक रिविजन कि जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ की हैं टेस्ट में, जहाँ जहाँ आपने मार्क किया है कि ये मेरा वीक टॉपिक है, ये याद नहीं हो रहा, ये इसमें क्वेश्चन आते हैं तो गलती हो जाती है, तो देयर यू हैव टू गो। उन टॉपिक को सबसे पहले जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जहाँ वीक टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज करना है एंड उसके बाद आपको मूव ऑन करना है। जो लेस वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, जो आपको टॉपिक्स आते हैं, उनको भी एक बार फिर से ब्रश अप कर लो।